गुड मॉर्निंग गाइस। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में। आज हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ रजत लिमिटेड। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स and managerial remuneration but after depreciation and provision for repair it is 98,04,100। ये जो नेट प्रॉफिट है ये इनकम टैक्स से तो पहले का है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से भी पहले का है। मतलब इनकम टैक्स अभी तक माइनस नहीं हो रखा है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अभी तक माइनस नहीं हो रखा है, बट हम ऑलरेडी डेप्रीसिएशन माइनस कर चुके हैं और प्रोविजन फॉर रिपेयर भी माइनस कर चुके हैं। इट इज 98,04,100। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स 35 लाख। प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। डेप्रीसिएशन अलाउबल अंडर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 28 लाख। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। You are required to calculate the managerial remuneration in the following cases. If there is one whole time director, अगर केवल एक whole time director हो तो 5%. If there are two whole time director, a part time director and a manager, तो two whole time director और manager इनका तो टोटल हो गया 10% और पार्ट टाइम डायरेक्टर का हो जाएगा 1%, तो टोटल 11%। मतलब ए पॉइंट में 5% और बी पॉइंट में 11%। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इट इज 98,04,100। अब हम क्या करेंगे, जो डेप्रीसिएशन हम बुक्स में प्रोवाइड किया उसको तो वापस ऐड करेंगे और जो डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड है उसको माइनस करेंगे। हमने रिपेयर का जो प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं उसको तो वापस ऐड करेंगे और जो एक्चुअल रिपेयर का एक्सपेंडिचर है वो माइनस करेंगे। तो हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड इन बुक्स, depreciation provided in the books it is 35 lakh। हम 35 लाख को ऐड करेंगे प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर। रिपेयर का प्रोविजन हमने बनाया 2,50,000 और माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। जो डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड है वो माइनस करेंगे और जो एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे। हमने प्रोविजन लेस कर रखा था और एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंडिचर भी हमें पता है, तो हमने प्रोविजन को वापस ऐड कर दिया और जो एक्चुअल रिपेयर का खर्चा है वो माइनस किया। एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस इट इज 1,50,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 98,04,100 प्लस 35 लाख प्लस 2,50,000 माइनस 28 लाख माइनस 1,50,000 इट इज 1,06,04,100। सबसे पहले ए पॉइंट, इफ देयर इज वन होल टाइम डायरेक्टर,
if there is one whole time director, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना होगा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू 1,06,04,100 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5%, रुपीज 5,30,205. बी पॉइंट, 2 होल टाइम डायरेक्टर प्लस 1 मैनेजर प्लस 1 पार्ट टाइम डायरेक्टर, अगर ये सारे होते हैं तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू 1,06,04,100 मल्टीप्लाई बाय 11%, 1,06,04,100 मल्टीप्लाई बाय 11%. टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होगा 11,66,451. करेक्ट? आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत छोटा ही क्वेश्चन था ये. करेक्ट? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ज़ेन लिमिटेड. द कंपनी हैज ओनली 1 MD, एक MD है तो प्रॉफिट का 5%. नेट प्रॉफिट 20 लाख, डेप्रीसिएशन 4 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 31 लाख, डायरेक्टर फीस 80,000, बोनस 1,50,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ PPE ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 2 लाख, WDV रुपीज 1,10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप न्यू लेबोरेटरी, MD रेम्यूनरेशन पेड, अदर इंफॉर्मेशन, डेप्रीसिएशन अलाउबल रुपीज 3,50,000, bonus liability as per payment of bonus act is rupees 1,80,000. Looking at the past record of debtor, provision for doubtful debt is not required. Manager remuneration is 5%. हम सबसे पहले तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन, उसका 5%. कैलकुलेशन ऑफ net profit for calculation of for managerial remuneration, for managerial remuneration. नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख रुपीज, 20 लाख. इसमें हम ऐड करेंगे जो डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स है, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स 4 लाख. इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने राइट ऑफ किए 1 लाख रुपीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे 31 लाख.
ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा, हम ये मान रहे हैं कि ये सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी उसमें हो रखे हैं, इसीलिए हम इसमें वापस एडजस्ट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे 31 लाख। डायरेक्टर फीस का एडजस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, बोनस 1,50,000 है और यहाँ बोनस एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट दे रखा है 1,80,000। तो जो बोनस एज पर बुक्स है उसको तो ऐड करेंगे और जो बोनस एज पर बोनस एक्ट दिया हुआ है उसको लेस करेंगे, ठीक है। अगर ये एज पर बोनस एक्ट नहीं दे रखा होता हमें अलग से, तो हम ये मान लेते कि जो बोनस बुक्स में है वो एज पर बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली है। तो पहले लिखेंगे बोनस एज पर बुक्स। एज पर बुक्स बोनस है 1,50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी, इसका तो बाद में देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट इज 90,000 और यहां लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को वापस ऐड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इट इज ₹90,000। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर रिसर्च एक्सपेंसेस इट इज ₹2 लाख। 2 लाख को ऐड करेंगे। एमडी रेम्यूनरेशन हम ऑलरेडी 3 लाख दे चुके हैं, 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये तो हमने इसमें ऐड किए। अब जो डेप्रीसिएशन अलाउबल है 3,50,000, ये माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन अलाउबल इट इज 3,50,000। फिर बोनस एज पर बोनस एक्ट 1,80,000 माइनस करेंगे। बोनस एज पर बोनस एक्ट 1965। उसके बाद में ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद में ये हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या किया, कमीशन, तो ये मैनेज। अब देखिए इसके बाद में यहां पर दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, WDV 110, प्रॉफिट 155। तो हमने कितने में सेल किया होगा, 1,10,000 WDV है और 155 का प्रॉफिट है, तो 1,10,000 प्लस 155 का प्रॉफिट, मतलब हमने इसको 265 में सेल किया होगा, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, मतलब 65,000 इज प्रॉफिट अबव कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट अबव कॉस्ट है 65,000, वो यहां से माइनस करेंगे। प्रॉफिट अबव कॉस्ट, और ये हमारा प्रॉफिट आएगा जिस पर हम मैनेजर रेम्यूनरेशन 5% कैलकुलेट करेंगे। 20 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 31 लाख, 1,50,000, 90,000, 2 लाख, 3 लाख, माइनस 350, माइनस 180 और माइनस 65,000। इट इज 57,45,000, 57,45,000 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 57,45,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 2,87,250, 287,250। ओके, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट दे रखा था, हमें उसमें ऐड और लेस करके प्रॉफिट
फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन, वो हमें कैलकुलेट करना था और उसका 5% मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 90,000 जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने उसको वापस ऐड कर दिया। बोनस अलग से बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली दे रखा था, तो जो बोनस एज पर बुक्स था वो ऐड कर दिया, और जो एज पर बोनस एक्ट 1965 था वो हमने लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन अलाउएबल का मतलब एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आजाद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व और बैलेंस। फिर इधर दे रखा है बाई बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एडिशन इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड वाज ₹40,000। डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाज ₹3,42,000। You are required to calculate managerial remuneration in the following situation: only one whole time 5%, two whole time 10%, two whole time AMD, one MD और पार्ट टाइम डायरेक्टर 11%। तो इसके लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। अब हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, नेट प्रॉफिट से भी और ग्रॉस प्रॉफिट से भी। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट वाला थोड़ा आसान ज़्यादा दिख रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट में सब्सिडीज ऐड होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, ट्रांसफर फीस ऐड होगी, और अप टू कॉस्ट जो प्रॉफिट होता है सेल ऑफ मशीनरी वो ऐड होगा। 30,000 की मशीनरी हमने 25 के प्रॉफिट पे बेची, मतलब हमने 55 में बेची होगी, राइट। 55 में बेची होगी, 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, तो WDV से ओरिजिनल कॉस्ट का डिफरेंस कितना 10,000 ऐड करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये माइनस करना है, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस माइनस करना है, डायरेक्टर फीस माइनस करना है, ये माइनस नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ नहीं करना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करना है। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन जो है वो वॉलेंट्री पेमेंट है, वो एडजस्ट नहीं होगा। कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस करना है, वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है। डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड दे रखा है, तो ये माइनस करेंगे, तो ये वाला नहीं करेंगे कुछ भी। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व का कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करेंगे। जब हम जीपी से चलते तो इन सबको एडजस्ट नहीं करते हैं, और जब एनपी से चलते हैं तो इन सबको एडजस्ट करते हैं, राइट। फिर यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है हमें, डेप्रिसिएशन यू आर रिक्वायर्ड टू, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, जीपी से भी और एनपी से भी इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 24,15,000, 24,15,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें ऐड करेंगे हम सब्सिडीज, सब्सिडीज ऐड करेंगे 139,300। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर फीस
ट्रांसफर फीस इट इज 1000। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ PPE अप टू कॉस्ट 10,000। उसके बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 3,10,000। 3,10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 192। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,92,000। इसमें से हम माइनस करेंगे डायरेक्टर फीस 39,500। 39,500 डायरेक्टर फीस माइनस करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,500। 18,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 27,000। कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं, ये कुछ भी नहीं। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड 342। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड। सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और यहां पर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे 24,15,000, 139,300, 9,500, 1,000, 10,000, -310, -192, -39,500, -18,500, -27,000, -342, 16,45,800। अब अगर वैसे कैलकुलेट करते तो क्या आता? पहले तो नेट प्रॉफिट देखो, इस यहां पर कहीं भी नेट प्रॉफिट नहीं निकाला हुआ है। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता कैसे? ये हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को भी यहां मिक्स करके दिया हुआ है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो हम क्या करते हैं पता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। पी एंड एल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 343,200। 343,200। फिर हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए 250। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए 2,50,000। हमने इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किए 12,500। टू इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किए 12,500। मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को भी इसके साथ में मिक्स किया हुआ है। और यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 846,500। 846,500 तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आएगा? 2,50,000, 12,500, 846,500 -343,200। नेट प्रॉफिट हमें आएगा 765,800। अब नेट प्रॉफिट 765,800 में क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे? देखिए, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका भी कुछ नहीं। एमडी रेम्यूनरेशन वापस ऐड करते हैं। एमडी रेम्यूनरेशन 1,70,000 हम वापस ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कुछ नहीं करना है। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट वापस ऐड करना है 15,000। 15,000 डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बाद में कॉम्पनसेशन का कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई जो बुक्स में है वो वापस ऐड करना है 3,12,000। उसके बाद में यहाँ दे रखा है
इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व वो तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन में कवर कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स 740 वापस ऐड करना है प्लस 7,40,000, करेक्ट। उसके बाद जनरल रिजर्व तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन में कवर कर लिया। ओपनिंग बैलेंस ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक, कुछ नहीं करना है, सब्सिडी का कुछ नहीं, इंटरेस्ट। अच्छा, प्रॉफिट अबव कॉस्ट तो 30,000 WDV, 25,000 प्रॉफिट हो तो सेल कितने में किया 55, कॉस्ट कितनी है 40, तो अबव कॉस्ट 15,000 का प्रॉफिट। और डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड 3,42,000 माइनस करेंगे 342। अब अगर इसको चेक करें कि ये कितना आएगा तो 765,800 प्लस 1,70,000 प्लस 15,000 प्लस 3,12,000 प्लस 7,40,000 माइनस 15,000 माइनस 3,42,000, ये आ रहा है 16,45,800 और हमने जीपी से किया वही 16,45,800, करेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हैं जीपी से और ऐसे एनपी से भी कर सकते हैं। फिर इसके लिए एनपी निकालना पड़ता है क्योंकि नेट प्रॉफिट पता नहीं था, तो P&L अप्रोप्रिएशन बना के हम एनपी निकाल लेते और एनपी से हम जो प्रॉफिट एज फॉर मैनेजर रेम्युनरेशन कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अब यहां पर दिया हुआ है 1A पॉइंट 1 होल टाइम डायरेक्टर, तो मैनेजर रेम्युनरेशन कितना होगा 5%, 16,45,800 का 5%। बी में 2 होल टाइम डायरेक्टर है तो 10%, 16,45,800 का 10%, और उसमें बहुत सारे हैं तो मैनेजर रेम्युनरेशन 11% ओवरऑल, 16,45,800 का 11%, 16,45,800 का 5%, 8,2290 रुपीज 164,580 एंड रुपीज 16,45,800 का 11%, 181,038 181,038। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। जीपी दिया हुआ है, वैसे जीपी दिया हुआ है और यहाँ पे एनपी भी दिया हुआ है, कैसे भी चल सकते हो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 8 लाख, WDV 4 लाख और प्रॉफिट कितना 450, मतलब सेल कितने में किया 850। तो अबो कॉस्ट प्रॉफिट कितना है, अबो कॉस्ट प्रॉफिट है 50,000 और बाकी का हो गया कॉस्ट के अंदर का प्रॉफिट, राइट। सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सैलरी एंड वेजेज, रिपेयर टू फिक्स्ड एसेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और नेट प्रॉफिट। अगर मैं जीपी के तरीके से चलूं, ये आप लोग घर पे कर सकते हो, होमवर्क है, मैं आपको
कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अगर मैं एनपी के तरीके से चलें, एनपी कितना है 10,70,000, एनपी 10,70,000। अब देखो क्या करेंगे, जीपी का कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट अबव कॉस्ट 50,000 माइनस करना है, फिर सब्सिडी का कुछ नहीं करना है, सैलरी का कुछ नहीं करना है, रिपेयर का कुछ नहीं, जनरल का कुछ नहीं, कॉम्पन से कुछ नहीं। ये डेप्रीसिएशन जो दिया हुआ ना 240, डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड दिया हुआ ही नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि जो डेप्रीसिएशन बुक्स में चार्ज हो रखा है वो एज पर शेड्यूल सेकंड, अलग से डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड की डिटेल नहीं है। तो जो डेप्रीसिएशन बुक्स में दिया हुआ है वो एज पर शेड्यूल सेकंड ही है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस 240 को एक बार तो ऐड करें और वापस लेस करें, मगर एक ही बात है तो हम इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, इस 240 का कुछ करो ही मत। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000 ऐड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2,50,000 ऐड होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट का कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर लोन का कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस ऐड होगा 16 लाख, ऐड होगा 16 लाख। प्रपोज डिविडेंड 10 लाख रुपीज, प्रपोज डिविडेंड वापस ऐड हो जाएगा 10 लाख रुपीज। तो टोटल कितना हो गया 10,70,000। इसके बाद में इसमें हमें माइनस करना है 50,000, इसमें हमें प्लस करना है 10,70,000 में से माइनस करना है 50,000, प्लस करना है 35,000, प्लस करना है 2,50,000, प्लस करना है 16 लाख और प्लस करना है 10 लाख। टोटल हो गया 39,05,000, 39,05,000। इस पर हमें मैनेजर रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 197 ओवरऑल 11% कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर जीपी से चलते तो जीपी कितना 40 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू कॉस्ट प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, तो टोटल 4.5 लाख का प्रॉफिट है, अबव कॉस्ट 50,000 है तो अप टू कॉस्ट 4 लाख, 4 लाख ऐड होगा। सब्सिडी 1 लाख रुपए की ऐड होगी। सैलरी एंड वेजेज माइनस करेंगे 1,50,000। रिपेयर टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे 50,000। जनरल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 40,000। कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस करेंगे 25,000। डेप्रीसिएशन 2,40,000 माइनस करेंगे। ये मान रहे हैं कि ये एज पर शेड्यूल सेकेंड ही है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना है। एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च का कुछ नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करेंगे 75,000। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन माइनस करेंगे 15,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करना है। प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं। तो देखिए कितना आता है 40 लाख माइनस नहीं सॉरी प्लस 4 लाख, प्लस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 150, माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 25,000, माइनस करेंगे 2,40,000, माइनस करेंगे 75,000 और माइनस करेंगे 15,000। ये आता है 39,05,000। तो चाहे जीपी के तरीके से करो चाहे एनपी के तरीके से, कोई भी एक तरीका कर सकते हो। ये तो हमने एनपी से किया, ये हमने जीपी से किया। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैनेजर रेम्युनरेशन, डेप्रीसिएशन ऑन पीपी, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है, नेट प्रॉफिट नहीं। बाय बैलेंस, बैलेंस ऑफ फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जीपी और सब्सिडीज। डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड
651 750, आपको मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 11%, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जीपी के तरीके से चल सकते हो। ये जीपी कितना है 42,53,650, ये जीपी। सब्सिडी उसमें ऐड होगी 3,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस होंगे 596,400। एडवर्टीजमेंट माइनस होगा 1,10,500। सेल्स कमीशन माइनस होगा 1,05,550। डायरेक्टर फीस माइनस होगा 148,900। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस होगा 56,000। मैनेजर रेम्युनरेशन माइनस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑन पीपी ये वाला माइनस नहीं होगा, शेड्यूल सेकंड के हिसाब से 651 750 माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस नहीं, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट फॉर मैनेजर कैलकुलेशन 52 42 53 650 प्लस 3,50,000 प्लस माइनस 596,400 माइनस 1,10,500 550 110,500 माइनस 105,550 माइनस 148,900 माइनस 56,000 and minus 651,750 29,34,550 29,34,550। नेट प्रॉफिट से चलो तो देखो, पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। रिजर्व में इतना ट्रांसफर किया तो देखो क्लोजिंग बैलेंस 1,601,090, ये क्लोजिंग बैलेंस है। रिजर्व में ट्रांसफर किया 25,800, वो ऐड कर दिया, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 550, वो भी ऐड कर दिया। माइनस क्लोजिंग बैलेंस करते हैं 725,300, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया 14,51,590। अब देखिए, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं। मैनेजर रेम्युनरेशन 305,580 वापस ऐड करना है। डेप्रीसिएशन 578,530 वापस ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स 12,50,600 वापस ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद में डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड 651,750 लेस कर रहा है 14,51,590 प्लस 30,5580 प्लस 578,530 प्लस 12,50,600 माइनस 651,750, ये है 29,34,550। सेम टू सेम, करेक्ट। तो ये भी आपके लिए, इसका 11% जो होगा वो मैनेजर रेम्युनरेशन हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। Okay, next question number 6. Following is the statement of P&L account of Target Limited for the year ended 31st March 2015. सबसे लास्ट में लिया हुआ हमें मैनेजर रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है। 1 होल टाइम डायरेक्टर 5%, 2 होल टाइम डायरेक्टर 10% और यहाँ 11%। हमें यहाँ पर P&L स्टेटमेंट दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम में दे रखा है सब्सिडी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, डोनेशन, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉम्पनसेशन, मैनेजर रेम्युनरेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड और प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 847 820, मतलब हमें नेट प्रॉफिट दे रखा, मगर हम जीपी के तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें जीपी पता है। तो देखिए, जीपी वैसे पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़े तो एनपी के तरीके से निकल सकते हैं ना। एनपी 847 820,
847,820 इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये वापस ऐड हो जाएगा 12,500, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए 4 लाख ये वापस ऐड हो जाएगा। इसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स 1242,500 वापस ऐड हो जाएगा। ये ऑलरेडी P&L में लेस ही हो रखे हैं, P&L में हमने ऑलरेडी ये सब लेस किए हुए हैं तो इसलिए वापस ऐड हो गए। डेप्रिसिएशन ऑन PPE वापस ऐड हो जाएगा 522,540, 522,540। उसके बाद मैनेजर रेम्युनरेशन 285,350, 285,350 मैनेजर रेम्युनरेशन। कॉम्पनसेशन का कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं, डायरेक्टर फीस नहीं, डोनेशन वॉलेंट्री पेमेंट है 25,500। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ नहीं करना है। अच्छा, इधर प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट हुआ 25, ओरिजिनल कॉस्ट जिसको बेचा वो 55 और उसकी WDV 30, WDV 30 प्रॉफिट हुआ 25, मतलब बेचा कितने में 55 और कॉस्ट भी 55, इसका मतलब कॉस्ट से ऊपर नहीं बेचा तो माइनस कुछ नहीं होगा प्रॉफिट। फिर ट्रांसफर फीस का कुछ नहीं, इंटरेस्ट का नहीं, सब्सिडी का कुछ नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कुछ नहीं। ओरिजिनल फिर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट दे रखा है 475,340 और ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 847,820 प्लस 12,500। वो रिजर्व में जो ट्रांसफर किया वो प्रॉफिट में से माइनस हो रखे इसलिए हमने वापस ऐड कर दी, प्लस 4 लाख प्लस 1242,500 प्लस 522,540 प्लस 285,350 प्लस 25,500 माइनस 475,340, इट इज 28,60,870। इस पर ए पॉइंट में 5%, बी पॉइंट में 10% और सी पॉइंट में 11%। करेक्ट है? ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको पूरे तरीके से तो आपको इसको होमवर्क में करना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जनवरी 2021 के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही है, सेम टू सेम। बस इसमें एक नया पॉइंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर आप नेट प्रॉफिट से चल रहे हो तो इसको माइनस करना पड़ेगा, अगर आप जीपी से चल रहे हो तो ऐड नहीं करना है। जीपी से चल रहे हो तो ऐड नहीं होगा। कैसे हो जाएगा 38, जीपी से अगर चलें 38, 15, 8, 90, इसमें सब्सिडीज ऐड हो जाएगी 2,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 499,200 माइनस हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट 1,18,200 माइनस हो जाएंगे। सेल्स कमीशन 95,225 माइनस हो जाएगा। डायरेक्टर फीस 135,940 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 28,460 माइनस हो जाएगा। मैनेजर रेम्युनरेशन माइनस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड 515,675 माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं होगा। और ये आपका जो प्रॉफिट आएगा उस पर आपको कैलकुलेट करना है मैनेजर रेम्युनरेशन मैक्सिमम लिमिट मतलब 11%। तो कितना हो गया 38,15,890 प्लस 2,50,000 माइनस 499,200 माइनस 118,200 माइनस 95,225 माइनस 135,940 माइनस 28,460 एंड माइनस 515,675। इट इज 26,73,190। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसको आप तरीके से पूरा स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद मैनेजर रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। ये हमने जीपी से कैलकुलेट किया, आप एनपी से भी निकाल सकते हो।
Okay. Now next question. Question number 8. Mudra Limited gives you the following information for the year ended. यहाँ तो GP दिया हुआ है, GP दिया हुआ है 40, 25, 365. सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट ये ऐड हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्टर फीस माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो जाएगा, मैनेजर रेम्युनरेशन कुछ नहीं करना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इक्विपमेंट ये जो दिया हुआ है इसको माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं, ट्रांसफर टू बस कुछ नहीं करना है, ये जीपी में ये एक ऐड करना है और ये 4 माइनस करने हैं, 1 2 3 और ये 4 माइनस करना है, जो आएगा उस पर मैक्सिमम लिमिट 11% आप कैलकुलेट करोगे। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा 40,25,365 प्लस 273,925 माइनस 822,542 माइनस 134,780 माइनस 31,240 और माइनस 575,345, ये आएगा 27,35,383। इसका 11% मैनेजर रेम्युनरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है was obtained. Balance sheet extract is on 31st March 2019. Issued and subscribed capital जिसमें प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है और शेयर सस्पेंस अकाउंट है। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है। कैपिटल रिजर्व 390 जिसमें 3 लाख का रीवैल्यूएशन रिजर्व है। सिक्योर लोन में डिवेंचर है, अनसिक्योर लोन में पब्लिक डिपॉजिट है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और कैश क्रेडिट फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है और P&L का डेबिट बैलेंस है। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। शेयर सस्पेंस वो है जिस पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया हुआ है, तो वो इफेक्टिव कैपिटल में शामिल नहीं होगा मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए। राइट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर डिफर इफ प्रभात लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को हमें हमें माइनस करना पड़ेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो ये जो अगला पॉइंट दे रखा है वुड योर आंसर डिफर, तो वहां पर हमें वापस इफेक्टिव कैपिटल, इसमें केवल इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली एंड ओनली इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या है देखो, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो ऐसा कर लेते हैं यहां पर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, और एक यहां पर लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या क्या आएगा देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी 30 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 1,92 लाख, 1,92 लाख, दोनों सिचुएशन में आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर सस्पेंस नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा 90,000, कैपिटल रिजर्व 90,000 आएगा। देन डिबेंचर आएंगे 1,30 लाख के, डिबेंचर 1,30 लाख, 1,30 लाख। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट 740, पब्लिक डिपॉजिट 740। देन ट्रेड पेबल नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, इन्वेस्टमेंट लेस, इन्वेस्टमेंट जो है 1,50 लाख, यहां माइनस होगा, यहां माइनस नहीं होगा।
और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस 30,50,000 यहां माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा। तो ये आ गई हमारी इफेक्टिव कैपिटल। 30 लाख प्लस 1,92 लाख प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,30 लाख प्लस 7,40,000 माइनस 30,50,000, ये तो हो गया 3,30,80,000 और यहां पर आएगा 1,80,80,000। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट माइनस करना है और इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, होमवर्क में करना है आपको। फॉलोइंग एक्सट्रेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इसका कोई यूज नहीं। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड को इफेक्टिव कैपिटल में लेते हैं, ये आएगा, ये आएगा। अगेन शेयर सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं हो रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, इसमें 195 में से ओनली एंड ओनली 45,000 आएंगे। डिबेंचर आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगी, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म है इसलिए नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है तो माइनस करना है और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो नहीं करना है। पी एंड एल माइनस होगा, बस इफेक्टिव कैपिटल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Kumar Limited, a non-investment company, has been incurring losses for the past few years. The company provides the following information. Paid up capital आएगा, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा तो 150 में से 140 आएगा, 140 आएगा, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा, डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर है, मतलब 1 साल से ऊपर का है तो आएगा। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ, इसको माइनस करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा अगर ये नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है तो। कुमार लिमिटेड हैज ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, होल टाइम डायरेक्टर का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेम्युनरेशन दैट कैन बी टू बी पेड if no special resolution passed at the general meeting of the company in respect of the company in respect of payment of remuneration for a period not exceeding 3 years। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है और इफेक्टिव कैपिटल की रेंज से हमें मैनेजर रेमुनेशन जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से आपको मैनेजर रेमुनेशन का अमाउंट पता करना है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेम्युनेशन पेबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। फिर से, और ये नॉन इन्वेस्ट, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है या इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही कैलकुलेट मैनेजर रेम्युनेशन, इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है तो प्रॉफिट का तो कुछ नहीं करना है, पेड अप कैपिटल ये ऐड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा और ये इन 1000 है तो 18,000 कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा 1,80 लाख। ये 1,80 लाख, ये 72 लाख ये ऐड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा, लॉन्ग टर्म लोन ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट माइनस होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, रेम्युनेशन पेड टू द एमडी इसका कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये इससे क्या निकल जाएगी? इफेक्टिव कैपिटल, और इफेक्टिव कैपिटल से हमें मैक्सिमम रेम्युनेशन के बारे में पता चल जाएगा, रेंज से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैनेजिंग
रेम्यूनेशन के, मैनेजरल रेम्यूनेशन के क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।